Zombie apocalypse. हेलो हाय और सभी को मेरा नमस्कार। मैं स्वप्नेश तिवारी आप सबका अपनी यूट्यूब चैनल डी स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। और हमारे इस चैप्टर का ये तीसरा पार्ट है जिसका नाम है जुडिशरी। और उम्मीद करता हूं कि आपने दोनों पार्ट को देखा होगा और उसे समझ में भी आया होगा। जिसके जो भी डाउट है आप लोगों ने कमेंट किया था, मैं उन सबको सॉल्व करने की कोशिश की थी। और चलिए अब देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि जुडिशरी के बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट मैंने यहाँ पे लिख रखी है। उससे पहले जुडिशरी के बारे में थोड़ा बताना मैं जरूरी समझता हूँ। जैसे जुडिशरी के बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, जुडिशरी का काम क्या है, टू एजुडिकेट, यानी वो ये देखती है कि कोई भी लॉ या बना, कोई कानून बना, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बना था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट तो नहीं हो रहा है, यानी एक तरीके का चेक एंड बैलेंस करती है। जस्टिस दिलाने का काम तो उसका है ही। अब आप देखें कि जिस तरीके से डिवीजन ऑफ पावर था, इसी तरीके से कोर्ट का भी डिवीजन है। यानी आप देखें तो हमारे इंडिया में क्रिमिनल कोर्ट है, उसके बाद सिविल कोर्ट है, ये तो दो तरीके की। बट आप देखिए कि कोर्ट्स का भी डिवीजन है। कैसे? जैसे सुप्रीम कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट। हम लोग जानते हैं इंडिया की सबसे एपेक्स कोर्ट से सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद क्या है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बाद क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो मतलब इस तरीके से आप देखें डिवीजन है। हाई कोर्ट मतलब हर एक स्टेट की अपनी अपनी अलग कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप समझ रहे हैं कि मतलब वहां पे डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितनी सारी प्रॉब्लम है क्रिमिनल्स के या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है, वो कौन कर देख रहा है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके बाद हाई कोर्ट है, स्टेट में हर एक स्टेट की अपनी एक कोर्ट है जिसका नाम है हाई कोर्ट। उसके बाद आप देखें सुप्रीम कोर्ट, मतलब ऑल ओवर इंडिया की एक कोर्ट है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये पूरा था प्रोसीजर। उसके बाद हम लोग अब आगे देखते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसका इलेक्शन कैसे होता है। इनका इलेक्शन जो होता है वो स्पेशल कोलिजियम बना होता है। इन्हीं जजेस का एक अपना एक कोलिजियम बना हुआ है जिसके इन लोग इलेक्ट करते हैं। सीनियर मोस्ट के इनके बीच में इनके सारे कोलिजियम में मेंबर्स होते हैं। जो सीनियर मोस्ट होता है वही नेक्स्ट जज बन जाता है जनरली। बट दो बार ऐसा भी हुआ है कि कई बार मतलब जो सीनियर मोस्ट जज थे उनको नहीं बनाया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट कोई और बन गया। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसके बारे में मैंने बताया। अब आप लोग के लिए एक टास्क है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो होता ही है, साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में उनके अंडर और कितने जज होते हैं वो आप सब लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, ये तो हुई इलेक्शन की बात। अब हम लोग बात करते हैं कि रिमूवल की। रिमूवल की बात है कि लोग ऑफिस को जो सर्व कर सकते हैं, वो इनकी जो मिनिमम एज है वो 65 एज तक इन लोग ऑफिस को संभाल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखें कि जो इनका जो रिमूवल है उसको मैंने कई वीडियोस में डिस्कस भी किया था कि जिस तरीके से इम्पीचमेंट होता है प्रेसिडेंट का, इसी तरीके से आप रिमूवल कर सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। यानी किसी भी हाउस से आप रेजोल्यूशन को लाइए और वहां से दोनों हाउस से पास होना चाहिए 2/3 की मेजोरिटी से। और आप इनको किस बेसिस पे रेजोल्यूशन ला सकते हैं? जब मिसकंडक्ट हुआ हो, मिसबिहेवियर हुआ हो, कोई जब आपको लगता हो कि इन्होंने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कोई काम किया है, तब आप इनको रिमूव कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि 2/3 मेजोरिटी से ही इनका रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। अब हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्यों जरूरी है। मतलब आप देखें कि एक फेडरल कोर्ट क्यों जरूरी है। ऐसा कि जैसा कि मैंने आपको कई बार वीडियोस में बताया कि हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसी के साथ साथ हम लोग फेडरलिज्म को भी फॉलो करते हैं। फेडरलिज्म में एक इंडिपेंडेंट कोर्ट होना और फेडरल कोर्ट होना बहुत जरूरी है। यानी हमारे इस केस में हमारे क्या है? सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरीके से ये एक इंडिपेंडेंट कोर्ट है जिसके किसी के ऊपर दबाव नहीं है। मैंने इसकी पावर्स के बारे में भी थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दिया है। अब हम लोग इस इंडिपेंडेंट कोर्ट की थोड़ी सी पावर को डिटेल में डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैंने कुछ पावर्स लिखी हुई हैं, आप सबके सामने दिख रहा होगा। जो दो टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपीलेट जुरिस्डिक्शन। इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहला जो है वो पावर ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। अब हम इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पावर एक स्पेशल पावर होती है, यानी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही उस मैटर को देख सकता है। यानी जब कंफ्लिक्ट होगा, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जब कंफ्लिक्ट होगा किसके बीच में? कंफ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स, यूनियन वर्सेस स्टेट, स्टेट वर्सेस स्टेट। जब इस तरीके का कोई कंफ्लिक्ट होगा तो स्पेशल पावर है सुप्रीम कोर्ट इन केसेस को देखेगा। यानी ओरिजिनल, यानी प्योर, असली, सच्ची पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। यानी इसको हाई कोर्ट मैटर नहीं दे सकता, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस मैटर को सॉल्व नहीं कर सकता ऑटोमेटिकली। यानी वहां पे किसी सेंटर या स्टेट को अपील नहीं करनी पड़ेगी कि आप हमारा केस आइए सॉल्व करिए। ऑटोमेटिकली उसको ये पावर गिवन है कि भाई आपको इस केस में आपको ये फैसला सुनाना ही है अगर इनके बीच में कंफ्लिक्ट होता है। सेंटर वर्सेस स्टेट, या आप कह सकते हैं यूनियन वर्सेस स्टेट, या स्टेट वर्सेस स्टेट, किसी तरीके का कंफ्लिक्ट होगा तो हम लोग उसे कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ये इसकी पावर सुप्रीम कोर्ट की है स्पेशल। उसके बाद आप देखें पावर ऑफ एपीलेट जुरिस्डिक्शन। यहाँ पे आप नाम से समझ लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एपीलेट। एपीलेट का मतलब है अपील करना। यानी कोई भी क्रिमिनल कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, वहां पे जब आप अपील करते हैं, आप अपील करके उस केस को सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं और वहां पे वो फैसला सुनाएगी, यानी आपको जस्टिस देगी। किसी तरीके का आप क्रिमिनल केस ले लें और जितने भी क्रिमिनल और सिविल केसेस हैं वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखें प्रोटेक्टर ऑफ एफआरस, फंडामेंटल राइट्स।
ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे जरा समझ। यहाँ पे जो लिखा हुआ प्रोटेक्टर ऑफ एफआरसी, ये सिर्फ लिखा ही नहीं है, फंडामेंटल राइट के रियल प्रोटेक्टर है, उनको ये पावर दी हुई है कि 5 रिट्स का यूज कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है कि 5 रिट्स, 5 रिट्स। और ये 5 रिट्स क्या क्या है? ये हैबियस कॉर्पस, मैंडमस और क्यू वारंटो, प्रोविजन और आपकी सर्टियोरारी। तो ये 5 जो रिट्स हैं, इनके थ्रू ये फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्टर है। अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉल्यूट होता है, आप याद करें मैंने फंडामेंटल राइट पढ़ाया था, वहां पे मैंने आपको आर्टिकल 32 के बारे में बताया था। आर्टिकल 32 क्या है आप लोग कमेंट करें, और जिसको नहीं पता है वो मेरी प्रीवियस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, आपको वहां पता चल जाएगा मैंने आर्टिकल 32 के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको कोई भी फंडामेंटल राइट वॉल्यूट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, इन 5 रिट्स का यूज करेगी और आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट की पावर जो देखते हैं क्या है? गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना इसका काम है। जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि अगर लेजिस्लेटिव कोई ऐसा लॉ पास करता है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रूव करके उसे वॉइड सिद्ध कर दे। समझ में आया? तो इसी तरीके से वो गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। ये बहुत ही स्पेशल पावर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है। आपका इसका जिक्र कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा नहीं, बट ये पावर है। आप समझें, दोनों टर्म सुनने में काफी एक जैसा है, बट इनकी ब्रॉड मीनिंग है, और इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है। इसीलिए हम लोग कई बार कहते हैं कि जुडिशरी सबसे स्ट्रांग ऑर्गन है। सबसे, आप याद करें मैंने आपको बताया था लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सबसे ज्यादा स्ट्रांग और कोई है तो वहां पे जुडिशरी है। अब इसकी पावर को थोड़ा कंट्रोल करने के ऊपर भी बात हो रही है, बट वो बात की बात है, अभी इसके ऊपर डिबेट चल रही है। बट अगर आप देखें तो मैं आपको समझाने की कोशिश यहां से करूंगा कि जुडिशरी के पास कैसे स्पेशल पावर है, कैसे ज्यादा पावर है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये है कि जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है, देखिए आप नाम से रिव्यू करना, यानी जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया, अगर कोई लॉ पास करती है पार्लियामेंट, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस लॉ को रिव्यू कर सकती है, यानी उसे उसकी दोबारा जांच कर सकती है। उसे ऐसा लगता है कि फंडामेंटल राइट कहीं वॉल्यूट हुआ है, कोई ऐसा लॉ है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो उसको चेक कर सकती है, उसको रिव्यू कर सकती है। अगर उसे ऐसा लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसे वो वॉइड कर सकती है, यानी उसे अनलॉफुल प्रूफ कर सकती है। ठीक है, बहुत स्पेशल पावर है। आप याद रखें अभी CNRC हुआ था तो ये कहा गया था कि भाई आप अपनी पावर जुडिशियल रिव्यू का यूज करिए, लोगों के फंडामेंटल यहाँ पे वॉल्यूट हो रहे थे, वहां पे उसे कह सकते हैं जुडिशियल रिव्यू था। वहां पे उन्होंने उस लॉ को, उस एक्ट को दोबारा पढ़ा और देखा, समझा, उसके ऊपर डिबेट्स हुई, केसेस हुए, बट फाइनली अप्रूव हुआ कि CNRC से कोई भी वॉल्यूशन नहीं हो रहा। उनसे बाकी काफी भी रिपोर्ट चीजें मांगी थी यूनियन गवर्नमेंट से, वो बात की बात है। तो इस तरीके से केसेस होते रहते हैं, बार बार वो सुप्रीम कोर्ट चेक करता रहता है लेजिस्लेटिव को। मैंने पहले ही बताया था कि चेक एंड बैलेंस बना रहता है इन डिवीजन के बीच में, भले ही इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स हैं और उनकी सेपरेट पावर्स हैं, अगर आप ध्यान देते हो। ठीक है, फिर आप देखें यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब यहाँ पे क्या है? जुडिशियल एक्टिविज्म, आप ठीक है नाम से समझ में आ रहा है जुडिशियल एक्टिविज्म। एक्टिविज्म का मतलब है एक्टिव होना, यानी जब जुडिशरी स्वयं एक्टिव हो, यानी वो खुद संज्ञान में आ जाए। कोई चीज, कोई केस हुआ, सपोज कोई केस हो रहा है, कोई क्राइम हो रहा है, या कई बार वो डायरेक्शंस देती है CBI को, आप इसकी इंक्वायरी करो, यहाँ पे करो, वो करो, पर्यावरण को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर, जुडिशरी वहां पे खुद एक्टिविज्म होती है। वहां पे कोई केस नहीं करता, वहां पे कोई अपील नहीं करता, वहां पे कोई पिटीशन फाइल नहीं करता, फिर भी जुडिशरी उसे खुद संज्ञान में लेती है और उस केस को एड्रेस करती है, उस इश्यू को एड्रेस करती है और सॉल्व करने की कोशिश करती है। और जो भी उसमें कार्रवाई होती है वो करती है, उन्हें डायरेक्शन देती है। कई बार CBI को डायरेक्शन देती है, कई बार गवर्नमेंट को डायरेक्शन देती है, कई बार गवर्नमेंट से जवाब मांगती है। अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं तो आपको वहां पे ये दिख जाएगा। और मेरे हिसाब से एक जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होने के लिए, मतलब किसी भी कंट्री की कोर्ट को इंडिपेंडेंट होने के लिए और फ्रीली काम करने के लिए, विदाउट एनी प्रेशर के लिए, मेरे ख्याल से जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि इनके बिना जुडिशरी कहीं इंडिपेंडेंट नहीं रह जाएगी। और आप देखें इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि अगर आप देखें तो जो इलेक्शन है, इलेक्शन किसका? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, उसमें लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं है, पॉलिटिकली कोई दबाव नहीं है, पॉलिटिकली इन लोग इंक्लाइन नहीं है, इन सबकी विचारधाराएं भले अलग हों, बट पॉलिटिकल पार्टी का कोई प्रेशर इन पर नहीं होता। ये बहुत खास बात है जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। और इसी के साथ साथ एक बहुत इसकी स्पेशल पावर है, वो है PIL की। PIL पावर तो मैं नहीं कह सकता पावर सुप्रीम कोर्ट, बट हाँ लिख सकते हो पावर PIL में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आप सबके लिए बता सके, आप ये मुझे बताएंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कब आया था, किस ईयर में? मुझे ईयर का नाम बताएं, कमेंट करें। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में क्या होता था? पहले ये होता था कि भाई साहब कि आप कोर्ट में जब तक आप विक्टिम नहीं है, जब तक आपके फंडामेंटल राइट वॉल्यूट नहीं हो रहे, तब तक आप पिटीशन फाइल नहीं कर सकते, आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते किसी और के बिहाफ पे।
बट जब से पीआईएल आया, आप किसी और के इंटरेस्ट में अपनी पिटीशन फाइल कर सकते हो। सपोज करो मुझे ऐसा लगता है कि किसी लेबर का राइट वायलेट हो रहा है, बट वो लेबर उसको नहीं पता कि मैं अपने राइट को कैसे प्रोटेक्ट करूं या सुप्रीम कोर्ट पे कैसे अप्रोच करूं, तो मैं उसके बिहाफ पे पिटीशन फाइल कर सकता हूं। और इसी तरह से आप देखिए कई ऐसी पिटीशन आजकल आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है या फिर उसके ऊपर हियरिंग हो रही है, जहां पे आप देखिए किसी ह्यूमन को लेकर कोई पिटीशन फाइल कर रहा है, लेबर को लेकर कर रहा है, ह्यूमन राइट्स को लेकर कर रहा है, एनिमल्स को लेकर कर रहा है, पॉल्यूशन को लेकर कर रहा है, मतलब हेल्थ को लेकर कर रहा है। आप देखिए धीरे धीरे इसका स्कोप बढ़ता जा रहा है, जुडिशरी का स्कोप तो बढ़ ही रहा है। साथ ही साथ आप देखिए इसी तरीके से फायदे तो बहुत सारे हैं। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के फायदे तो हमें बहुत सारे दिख रहे हैं, बट आप यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या हो रही है, जस्टिस टाइम पे नहीं मिल रहा। टाइम पे क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि ओवरबर्डन हो रहा है। ओवरबर्डन किस चीजों से? आप जरा ध्यान दें, जुडिशियल रिव्यू से उसका ओवरबर्डन बढ़ रहा है, जुडिशियल एक्टिविज्म से उसका ओवरबर्डन बढ़ रहा है। यानी आप कई मैटर ऐसे ले रहे हैं जो आपके फील्ड में नहीं भी आते हैं, इसीलिए कई बार बोला जाता है कि कंट्रोल करना पड़ेगा जुडिशरी। कई बार आप लेजिस्लेटिव को खुद डायरेक्शंस दे रहे हो, जो कि काम वो लेजिस्लेटर का है, लेजिस्लेटिव का है। वो कई बार काम एग्जीक्यूटिव को होता है, पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना काम एग्जीक्यूटिव का है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना लेजिस्लेटिव का काम है। बट आप वहां पे इंटरफेयर करने लगते हो तो आपके ऊपर ओवरबर्डन तो हो गई। ऑलरेडी आपके पास सिविल और क्रिमिनल केसेस पेंडिंग पड़े, आप उन्हें तो सॉल्व करने रहो, बट इतनी सारी चीजें। फिर उसके बाद पीआईएल आ जाती है। पीआईएल से आप देखिए इतनी सारी पिटीशंस पेंडिंग है। आए दिन लोग कहीं ना कहीं पिटीशंस कर रहे हैं, कभी राम मंदिर को लेकर पिटीशन कर रहे हैं, कुछ मतलब कुछ भी हो रहा है, आप किसी भी काम पे पिटीशन हो रहा है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, बट आप देखें कि इससे ओवरबर्डन भी तो हो रहा है जुडिशरी को। हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। कई बार जुडिशरी के ऊपर डिबेट होता है कि भाई हमारे कोर्ट को रिफॉर्म की जरूरत है। जैसा कि कहा भी जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर जस्टिस मिलने में ही टाइम लग गया तो किस बात का जस्टिस? आप देखिए ऐसा इतिहास गवाह रहा है। आप पेपर उठा के देख लीजिए, अपने आसपास देखिए कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में उनके केसेस चल रहे हैं, पेंडिंग है, चलते जा रहे हैं, तारीख पे तारीख मिल रही है। बहुत फेमस डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो मतलब उन्हें डेट्स मिल रही है, बट उनको जस्टिस नहीं मिल रहा। कई बार तो ऐसा होता है कि उनके परिवार वालों ने केस किया होता है, भाई उनके पापा ने किया होता है, पापा की डेथ हो गई भाई, बट अभी तक जस्टिस नहीं मिला, केस चल ही रहा है, वो व्यक्ति है ही नहीं वहां पे। कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, कितने सारे रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। आपको रिफॉर्म्स के ऊपर भी सोचना पड़ेगा एज अ स्टूडेंट। यहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई या जो इनकी पावर्स हैं, इन सब में आपकी क्या कमियां हैं, क्या हम इनमें आउटकम्स निकाल सकते हैं इन चीजों का, ये सब तो आपको सोचना पड़ेगा। रिफॉर्म्स आपको सोचने पड़ेंगे, क्योंकि कितने भी जो सिविल सर्वेंट के एस्पिरेंट्स यहाँ पर होंगे या जितने भी जो बड़ी पोस्ट पे जाने की कोशिश करेंगे या जज बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रिफॉर्म तो आपको लाना पड़ेगा। रिफॉर्म हम में से किसी को लाना पड़ेगा। चेंज हम ही ला सकते हैं, एकाएक कोई चेंज नहीं होगा, धीरे धीरे ही बदलाव होंगे और हमें उन सब के ऊपर सोचना पड़ेगा। यंग जनरेशन के ऊपर उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो आप सोचिए, पढ़िए, देखिए, समझिए। और इसी के साथ हमारे ये पूरा चैप्टर पीएम पार्लियामेंट एंड जुडिशरी कंप्लीट होता है। और मुझे बहुत बेहद खुशी हो रही है कि मैंने इसे काफी डिटेल में समझा और इसके पार्ट बनाए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा मेरा ये तरीका। और लास्ट बट नॉट लीस्ट गाइस, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जितने भी लोगों को इसकी जरूरत है उन तक पहुंचाएं, क्योंकि मेरा टारगेट यही है कि जो ऑडियंस जहां तक उनको रिसोर्स नहीं पहुंच पा रहे उन सबको रिसोर्स मिलने चाहिए। और देखिए ये मोटिवेशन का तरीके का काम करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मोटिवेशन मिलता है, आप कमेंट करते हैं, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार किसी को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। और मैं चीजों को भी वेलकम करता हूँ, हर चीजों का। पॉजिटिव का आप करेंगे तो ऑब्वियसली वेलकम है, नेगेटिव करेंगे तो भी वेलकम है। कोई भी कमी लगती है आप जरूर मेरे से शेयर करें, कोई डाउट हो वो भी शेयर करें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में होगा। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। और हाँ, कोरोना बहुत फैला हुआ है गाइस, तो हाथ को सैनिटाइज करना ना भूलें, लोगों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इससे आपकी सेफ्टी तो है ही है, पूरे समाज की भी सेफ्टी है। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।